की संजय सिंह हमारे साथ जुड़े हैं, राजा रजी जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो सबसे पहले हम संजय का रुख कर लेते हैं। संजय, आप क्योंकि फील्ड पर हैं, ग्राउंड पर हैं, आप लगातार देख रहे होंगे कि जनता जो वहां पर आज वोट करने पहुंच रही है, क्या मुद्दे उनके और क्या अभी आपको दिख रही वहां की हवा? बिल्कुल शिवांगी, मैं बताऊं कि क्षेत्रवार इन हवाओं का अपना अपना रुख होता है। जिस तरीके से प्रथम चरण और द्वितीय चरण में किसानों का मुद्दा खासा हावी रहा, तृतीय चरण में थोड़ा सा किसानों का मुद्दा कम हुआ, तो बेरोजगारी, 300 फ्री यूनिट बिजली का जो मुद्दा है वो काफी हावी रहा। क्योंकि अब ये मध्य में चुनाव है और मध्य में और शहरी इलाकों में बीजेपी का अपना बोलबाला ज्यादा रहता है। क्योंकि देहात इलाकों में इस बार कहीं ना कहीं अब तक की हवाओं में देखा गया है कि कहीं बीजेपी काफी कमजोर दिखी है। लेकिन मध्य में और खास करके शहर में, लखनऊ में मैं हूं और लखनऊ में आप देखिए किसी की बहुत कम लोग जो है इंटरेस्ट लखनऊ में दिखा पा रहे हैं वोटिंग करने के लिए। और यही वजह है कि अब तक जो है करीब समय 11:30 का हो रहा है और 9.6% ही वोट हो पाया है। लखनऊ की बात करें, ऑल ओवर की बात करें तो 8.6 जो है वो वोट हो पाया है। तो ये शहर में लोग जो है, जो रोजगार वाले हैं, जो नौकरी पेशा वाले हैं लोग, ये कम निकलते हैं। ये जो मतदान का दिन की छुट्टी को पिकनिक समझ लेते हैं और मतदान नहीं करते हैं। लेकिन देहात इलाकों में ये जोर तेजी से है और कहीं ना कहीं लड़ाई जो है सीधे तौर पर भाजपा और जो है समाजवादी पार्टी के बीच दिख रही है। बाकी दलों का जो नाम लेने वाले बहुत रेयर दिख रहे हैं, यहां तक कि बूथ में उनके जो बस्ते होते हैं वो देखने को नहीं मिल रहे हैं। तो लड़ाई नेट टू नेट भाजपा और समाजवादी पार्टी के बीच चल रही है। हालांकि पश्चिम में कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के गठबंधन को बड़ी बढ़त दिखाई पड़ रही है। बिल्कुल बिल्कुल संजय, देखिए यहाँ पर दो पार्टियों के बीच की टक्कर बताई जा रही है, लेकिन हमें बसपा को भी नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। क्यों श्रुति, देखिए जो पिछली बार का आंकड़ा था, अगर फीसदी के हिसाब से देखें तो बसपा का जो फीसदी वोट बैंक रहा था वो 22 कुछ के आसपास था, सपा का उससे कम था 4-5%। तो ऐसे में बसपा भी टक्कर पर है। भले लड़ाई बीजेपी और सपा के बीच में सब कह रहे हो, लेकिन ये बिल्कुल भी नहीं भूला जा सकता है कि बसपा किसी भी प्रकार से पीछे नहीं है। उसका जो वोट बैंक होता है शिवांगी, वो बिल्कुल साइलेंट होता है, वो फिक्स होता है, उसको कोई हटा नहीं सकता। अच्छा, हमारे जो रिपोर्टर थे वो बता रहे थे कि लखनऊ में अभी जो मतदान केंद्र पे वो सन्नाटा है, जबकि 2012 से अगर मतदान फीसदी देखे तो 56.55% मतदान 2012 में लखनऊ का पड़ा हुआ था टोटल। और अगर हम 2017 में आते हैं तो 58 हो जाता है, वो 58% मतदान पड़ता है, यानी कि 2% आगे बढ़ा हुआ था। अगर हम उसके अकॉर्डिंगली अगर हम 2022 की बात कर ले तो 2% यानी कि 60% हम लखनऊ में मतदान देख सकेंगे, जबकि बहुत कम है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जहां 70% मतदान पड़ चुका है, और क्योंकि देश के सबसे बड़े हम उसके अगर हम विधानसभा क्षेत्र की बात करें उत्तर प्रदेश की, तो सबसे बड़े कस्बे में अगर इतना कम वोट पड़ रहा है और लखनऊ राजधानी में, तो ये चिंता की बिल्कुल बिल्कुल चिंता के लिए किसके लिए बात होगी श्रुति, इसको हम समझेंगे। रजा रिजवी जी से, वरिष्ठ पत्रकार हैं। रजा जी, देखिए आपने सुना तमाम आंकड़े, आप सुबह से खुद देख रहे हैं, और लखनऊ का वोटिंग प्रतिशत यानी कि अवध की हवा क्या इशारा कर रही है? बिल्कुल देखिए, जैसा श्रुति ने बताया कि 2012 में जो है 56.82% और उसके बाद जो है 2017 में जो है 58.61% बताया। तो आप देखिए कि ये बढ़ा है। 2012 में जो है वो किसकी सरकार थी? समाजवादी पार्टी की। फिर उसके बाद 2017 में जो है वो बीजेपी की सरकार बनी, तो वोट परसेंटेज बढ़ा। और इधर जो यूथ हैं, यूथ भी कई जो है अच्छी प्रतिशत के हिसाब से यूथ भी वोटर नए बने हैं, जो जवान हो गए हैं, जो बालिग हो गए हैं। तो कहने का मकसद है, मैं तो अभी जब गोमती नगर से चला तो मैंने देखा कि यूथ जो है वो सुबह ही बहुत तेजी से वोट के लिए जा रहे थे। तो मैंने कहा अरे भाई, ये नौजवान इतनी तेजी से जा रहे हैं, इसका मतलब क्या है? लेकिन शिवानी जी, आपको बताऊं कि पोस्टल जो आपकी बैलेट पेपर है, ये बहुत मायने रख रहा है। और आप देखिए कि जो मतदान कर्मी है, लगभग 10,000 उन्होंने वोट दिया है मतदान कर्मी ने। अब ये मतदान कर्मियों ने इतनी ज्यादा संख्या में क्यों दिया? क्या लगता है कि पेंशन की योजना से उससे दिया, या भारतीय जनता पार्टी को जिताने के लिए दिया? और उसी में आप देखिए जो 80+ बुजुर्ग हैं, वो कम से कम 1,500 वोट जो है वो बैलेट पेपर में दे चुके हैं, और दिव्यांग जो है 75 दे चुके हैं। मैं आपको बताना चाहूँ तो मोहनलालगंज का जो चुनाव हुआ था 2017 में, वो खाली 530 वोट में ही हार जीत हुई थी। बहुत बहुत कम अंतर था, 530 वोट में ही हार जीत हुई थी। तो इसका मतलब ये जो 10,000 और 1500 ये वोट है, ये वोट भी कहीं ना कहीं बहुत मायने रखेगा। बिल्कुल।
और हमारे साथ हमारे हरदोई से हमारे संवाददाता वीरेश भी जुड़ चुके हैं, क्योंकि अभी हम 11 बजे तक का मतदान आपको बता रहे हैं वीरेश, लेकिन अभी वहां पे स्थिति क्या है मतदान केंद्र की? देखिए, हरदोई में 8 सीटों पे आज मतदान हो रहा है और पुलिस और प्रशासन की चाक चौबंद व्यवस्थाएं हैं, लेकिन कुछ जगह से ईवीएम मशीन खराब होने की जो सूचना आ रही है लगातार, और कुछ जगह मतदान का बहिष्कार भी किया गया है। हालांकि वहां पे जिलाधिकारी मौके पे पहुंच के उन लोगों को मना लिया गया है और मतदान शुरुआत करवा दी गई है। लेकिन हालांकि मतदान जो जहां ईवीएम मशीन की खराब आ रही है वहां पे भी ईवीएम जो है चेंज की गई है। जी, और देखिए हमें बताया वीरेश ने कि वहां का जो अभी वोटिंग प्रतिशत है, किस तरीके से वहां पर चुनाव प्रक्रिया चल रही है 11 बजे तक वोटिंग प्रतिशत की अगर बात करें तो 20% अभी वोट पड़ चुका है जिले में। बिल्कुल। और देखिए रजा जी, हरदोई का जिक्र हो रहा है, तो हरदोई के लिए ऐसा कहा जाता है कि अगर हरदोई की सीटों में से अगर किसी ने 6 सीटें भी जीत ली तो सत्ता उसकी। ये कहावतें हैं अलग अलग जिलों की सीटों को लेकर, और हरदोई में जो सीटें हैं उनको लेकर, जो 8 सीटों को लेकर पूरा अभी तक का समीकरण अगर हम देखें तो शायद ऐसा सच भी है। क्या वाकई में कहावतें फिट बैठती हैं? देखिए, हरदोई में इससे पहले जो 8 सीट थी उसमें 7 बीजेपी पाई थी और 1 सपा पाई थी, और सपा में नितिन जो है वो चले गए एक तरीके से, और चुनाव भी लड़ रहे हैं नितिन अग्रवाल। तो इसका नुकसान होगा। समझिए 8 का 8 सीट पूरी जो है वो एक तरीके से बीजेपी के पास थी। अब वहां जो है वो समाजवादी पार्टी किस तरीके से लड़ती है और कैसे सेंधमारी करती है, सेंधमारी करके वहां जीतती है, ये देखने वाला है। दूसरे रायबरेली आप देखिए, जो इससे पहले जो है 6 सीट वहां है, और कांग्रेस वहां 2 जीती थी, बीजेपी वहां 3 जीती थी और सपा 1 जीती थी। कांग्रेस की अदिति सिंह अभी आपने दिखाया भी, वो बीजेपी में चली गई। आप समझिए, तो वहां भी बीजेपी ने सेंधमारी की है, ऐसा नहीं कि बीजेपी ने सेंधमारी नहीं की है। और आप फतेहपुर देखिए, जहां 6 सीटें हैं सब बीजेपी ले गई, 5 बीजेपी ले गई, 1 अपना दल ले गई। तो आप देखिए, फतेहपुर में अगर ये 100% नहीं जीतते हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो है वो कमजोर पड़ रही है। अगर जीतते हैं 100% तो जाहिर सी बात है भारतीय जनता पार्टी मजबूत है। और वहां से देखिए, धुन्नी सिंह लड़ रहे हैं जो मंत्री थे, कई ऐसे महत्वपूर्ण लोग भी चुनाव लड़ रहे हैं, जैसे आशुतोष टंडन जी हो गए, ब्रजेश पाठक हो गए, राजेश्वर सिंह हो गए, अभिषेक मिश्रा पूर्व मंत्री रहे हैं, ये है अदिति सिंह है, मनोज पांडे हैं, सब ये रायबरेली के। दूसरी एक बड़ी बात मैं बताना चाहता हूँ आपको कि 1993 से लेके सरोजनी नगर जो विधानसभा है आपकी लखनऊ की, 1993 से लेकर सपा बसपा ही थे। पहली बार देखिए अपने मताधिकार का किस तरह प्रयोग उन्होंने किया है, वो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। और हमारे साथ हमारे 3 सहयोगी जुड़ चुके हैं। हरदोई से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, लखनऊ से हमारे सहयोगी जुड़े हुए हैं, और इसी के साथ रायबरेली से हमारे सहयोगी रोहित भी जुड़े हुए हैं। अब चलेंगे हम सीधे रोहित के पास। रोहित, रायबरेली अगर जिला नाम हम याद करते तो कांग्रेस का गढ़ हमें याद आता है, लेकिन कांग्रेस यहां पर पूरी तरीके से हमें बैकफुट पर अभी दिख रही है। अगर वहां का समीकरण देखें तो बहुत कुछ बदल चुका है 22 में। हवा किसकी तरफ दिख रही है आपको रायबरेली की? देखिए, हवा की यदि आप बात करते हैं तो हम हवा नहीं बल्कि हम तूफान की बात करते हैं, और एक गाने की भी याद दिलाते हैं कि एक कहानी है दिए की और तूफान की, यानी दिए और तूफान के बीच में संघर्ष है। तूफान यदि हम कहें तो कांग्रेस के सामने तूफान के रूप में सपा है, भारतीय जनता पार्टी है, काफी हद तक बसपा है, और ये अकेले दिए के रूप में टिमटिमा रही है। सभी लोग घेरने की कोशिश किए हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने तो अदिति सिंह को अपने पाले में करके एक प्रकार से दिए को अंतिम लौ को एकदम, जो कहते हैं जब दिया बुझने से पहले भगभगाता था, उस स्थिति में ला दिया है। बहरहाल कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी ये चुनौती है कि उसका ये गढ़ रहा था। अगर कांग्रेस की बात उत्तर प्रदेश में की जाए तो रायबरेली और अमेठी 2 ऐसे प्रमुख केंद्र जो इसकी पहचान, यानी चेहरे की शोभा आप कह सकते हैं, किसी चेहरे के माथे की बिंदी थी रायबरेली, ठीक है। अमेठी उखड़ गया, रायबरेली बचा हुआ है। अब रायबरेली में अपनी इज्जत दांव पे जो लगी है उसको बचाने के लिए सबसे प्रमुख कार्य है कि किसी भी तरीके से यहाँ से 1-2 सीट तो कम से कम जरूर निकाले। उनसे 2 फायदे होंगे, एक तो सीट आएंगी, दूसरा कांग्रेस ये मैसेज भी देने में सफल होगी कि भले भारतीय जनता पार्टी ने अदिति सिंह को अपने खेमे में कर लिया, लेकिन कांग्रेस के जो मतदाता हैं, मतदाताओं ने अदिति सिंह को विधायक बनाया था, तो वो मतदाता हमारे साथ है। इस बात की असली परीक्षा है। और इस बार 10 मार्च को जो 8 वोट पड़ रहा है, 10 मार्च को जब ईवीएम खुलेगा तो पता चल जाएगा कि वाकई
सिर्फ अदिति सिंह भारतीय जनता पार्टी में गई हैं कि अदिति सिंह के साथ जो उनके मतदाता थे, यानी कांग्रेस के खाटी विपरीत परिस्थितियों में भी कांग्रेस के साथ खड़े होने वाले मतदाता थे, वो भी उस बयार में, उस तूफान में उड़ के चले गए और इनका जो दिया था वो एकदम भगभगा के पूरी तरीके से बुझ चुका है। तो बहरहाल ये स्थिति है, एक बहुत बड़ी चुनौती है कांग्रेस के लिए और शायद यही कारण है कि सोनिया गांधी ने भी अंतिम समय में यहाँ के लिए लोगों से अपील किया। ये सामान्यतः सोनिया गांधी प्रचार में नहीं आती है, लेकिन रायबरेली के मतदाताओं से अपील करना कहीं न कहीं क्योंकि रोहित, रायबरेली की अगर हम बात कर रहे हैं, कांग्रेस के गढ़ की बात कर रहे हैं, लेकिन ये चीज भी ध्यान रखनी चाहिए कि रायबरेली में जब इमरजेंसी लगी तो वो एक काला धब्बा था। उसके बाद संजय सिंह आए। इस बीच में बड़ी खबर आपको बता दें कि 11 बजे तक लखनऊ में 21.42% मतदान हो चुका है। रायबरेली